नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां हरियाणा के पंचकुला में 7 लोगों ने खुदकुशी कर ली। परिवार के 7 लोगों ने एक ही साथ खुदकुशी की तो आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी की आशंका बताई जा रही है। उत्तराखंड के प्रवीण मित्तल और उनके परिवार ने जान दे दी। व्यापार में लगातार घाटे से पूरा परिवार परेशान था। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया है, तो पुलिस ने मामले की जांच भी अब शुरू कर दी है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के पंचकुला में ये पूरा परिवार रहता था, लेकिन निजी तौर पर उत्तराखंड का ये पूरा परिवार रहने वाला बताया जा रहा है। तो व्यापार में लगातार उनको घाटा हो रहा था, जिसके बाद पूरे परिवार ने एक साथ खुदकुशी कर ली और एक सुसाइड नोट भी पुलिस को बरामद हुआ। तो आपको बता दें कि घर के बाहर खड़ी गाड़ी में बैठे 7 लोगों ने सुसाइड की। तो पूरा परिवार गाड़ी में मौजूद था, जहां एक हनुमंत कथा से वापस ये परिवार लौटा था, जिसके बाद गाड़ी में ही 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो लगातार जो खबर सामने आ रही है, जो सुसाइड नोट पुलिस को बरामद हुआ, उसमें पता चला कि कर्जे से पूरा परिवार परेशान था। उस सुसाइड नोट में लिखा कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरा परिवार परेशान हो, इसीलिए हम सब मिलकर खुदकुशी कर रहे हैं। पंचकुला से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर गटक लिया और गाड़ी के अंदर जो है उनके शव मिले। इस वक्त मैं देहरादून में मौजूद हूं और देहरादून में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो घर है जहां पर वो 3-3.5 साल पहले रहा करते थे। हालांकि वो हरियाणा के ही रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो किराए पर रहते थे और अब करीबन 3 से 3.5 साल पहले वो यहाँ से चले गए थे। और ऐसे में बताया जा रहा है कि अब क्योंकि वहाँ पर बागेश्वर बाबा के जो है वो वहाँ पर प्रवचन सुनने गए थे और वहाँ से लौटते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। और कहीं ना कहीं मृतकों की, उसमें 42 वर्षीय प्रवीण मित्तल उनका नाम बताया जा रहा है, उनके माता पिता थे, उनकी पत्नी थी और 3 बच्चे उसमें थे। तो कहीं ना कहीं अभी बच्चों को भी अपनी जिंदगी जो है वो जीनी थी। लेकिन जिस तरीके से अभी ये मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं हर किसी का दिल झकझोर दिया है। यहाँ पर उनके कुछ पड़ोसी भी हैं जो उनके साथ रहा करते थे, उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। तो आपने ये खबर सुनी होगी आज सुबह की 7 परिवार के सारे लोगों ने जो है जहर खा लिया। आप जब तक यहाँ पर थे कितने साल पहले रहे होंगे? यहाँ तो इधर 2-2.25 साल रहे हैं, लेकिन जो है बहुत अच्छे आदमी थे। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मार पिटाई नहीं, सबसे दुआ सलाम करते थे और टाइम से आते थे, टाइम से रहते थे। उनके मरने का हमें बड़ा दुख है। क्यों? अच्छे आदमी थे। कोई गलत का आदमी होता है तो उसका तो ये होता है कि चलो मर गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो अच्छे आदमी थे उनके लिए तो थोड़ा जो है दिल में जो है चोट लगती है। तो परिवार का रहन सहन, खाना पीना और फाइनेंशियली ठीक बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। कोई आस पड़ोस में इधर उधर रिश्तेदारी में कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। आराम से आते थे, आराम से जाते थे। देखिए आंटी जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आंटी, आपको भी खबर मिली होगी कि किस तरीके से 7 लोग की जान सुन के तो बहुत दुख लगा है, बहुत दुख लगा हमें। बस आप उनके साथ रहे होंगे यहाँ? वैसे तो हमने बच्चे खेलते थे तो बातचीत हो जाती थी, राम राम हो जाती थी। बाकी उस लेडीज को फुर्सत नहीं थी, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना खुद करती थी, डांस सिखाती थी, सास की सेवा करती थी, तो बस इतना राम राम होती थी। 3 बच्चे थे। घर परिवार कैसा था? सब ठीक था, ठीक ही चल रहा था उनका। अब बताया नहीं, प्रॉब्लम कभी नहीं बताई। फिर जब यहाँ से गए मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि मैं थी नहीं। मैंने सुना घर खाली कर दे, मैं कही राम कहाँ गए होंगे, बहुत दुख लगा। फिर मैं पता लगाया तो मैं भी उनके घर भी मिलने गई। 2-2.25 साल हो गए उन्हें यहाँ से गए? यहाँ से 3 साल। तो 3 साल? हाँ, 3 साल लगभग हो गए। तो देखिए ये उनके पड़ोसी हैं जिन्होंने उनके साथ समय व्यतीत किया। ये घर हमने आपको दिखाया जहाँ पर वो किराए में रहा करते थे और ऐसे में उनके जो पड़ोसी, उनका ये कहना है कि काफी अच्छे व्यवहार वाले लोग थे, व्यवहार के साथ लोगों के साथ रहा करते थे। लेकिन जिस तरीके की घटना हुई है उसमें बताया जा रहा है कि कर्ज में डूबे हुए थे और उसको लेकर लगातार जांच जो है वो भी चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे भी उसमें मौजूद थे, उसमें पत्नी भी थी, उसमें बुजुर्ग भी थे, तो कहीं ना कहीं ये घटना जो है वो दिल को जरूर झकझोर रही है। हालांकि अभी इसका पुख्ता क्या उसका रीजन रहा था वो लगातार पता लगाया जा रहा है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने के मामले का सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने संज्ञान लिया। सैनिक कल्याण विभाग के सचिव को निर्देश जारी किए गए कि सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सुबोध शुक्ला को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के निर्देश दिए गए। सैनिक कल्याण मंत्री के निर्देशों के बाद बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए गए। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आगे बढ़ते बात मसूरी की करेंगे, जहां मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिव मंदिर के टीन शेड और सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन की सुविधा और मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। टीन शेड से स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, करीब गरीब असहाय लोगों को केंद्रित कर ये सुविधाएं उन्हें दी। देहरादून में रिस्पना बंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है। दोनों नदियों के किनारों पर निर्माण को लेकर संयुक्त सर्वे और लाल निशान लगाने के बाद अब नगर निगम की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस एलिवेटेड रोड को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि एलिवेटेड रोड पिलर्स पर खड़ी होगी, जो नदी के बीच में खड़े किए जाएंगे। देहरादून की सुंदरता खत्म होगी, साथ ही पर्यावरण पर भी इसके बाद असर पड़ेगा। पूरब में पहले ईस्ट कैनाल भी थी और पश्चिम में वेस्ट कैनाल थी, जो सड़कों के चौड़ीकरण के भेड़ चढ़ गई और अंडरग्राउंड हो गई पूरा। उसके कारण आज देहरादून में पूरब में और पश्चिम में और पूरे शहर के अंदर जल भराव इन दोनों नहरों के अंडरग्राउंड होने के कारण होता है। और आज ये दो नदियां जो जीवित नदियां हैं, जिनके स्रोत आज भी जीवित हैं, उन दोनों नदियों पे आप 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर एलिवेटेड रोड ले जाने की बात कर रहे हैं। एलिवेटेड रोड किस में खड़ी होगी? एलिवेटेड रोड पिलर्स में खड़ी होगी, और वो पिलर्स नदी के बीच में बनाए जाएंगे। कंक्रीट के पिलर्स आप नदी के बीच में खड़े कर देंगे तो उसका देहरादून के वातावरण में, देहरादून के मौसम में, देहरादून की सुंदरता पे कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये कल्पना से बाहर है। आप देहरादून की नैसर्गिक सुंदरता तो खत्म करेंगे ही करेंगे, यहाँ के पर्यावरणीय जो हालात हैं उस पर भी दुष्परिणाम इसके पड़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के 40 वरिष्ठ आईएएस अफसर अपनी पहली नियुक्ति स्थल को गोद लेंगे। वहां अब तक बदलावों को देखते हुए विकास का नया आयाम स्थापित करेंगे। इसके साथ ही मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सभी प्रमुख सचिव, अपर सचिवों को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के मुताबिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8700 या इससे ज्यादा ग्रेड पे के अधिकारियों को अपने पहले नियुक्ति के कार्य क्षेत्र को गोद लेना होगा। मान्य सांसद गणों को अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष किसी न किसी गांव को गोद लेकर के उसके संपूर्ण विकास, वहां पर संसाधनों का अधिक से अधिक विकास हो, इसको लेकर के योजना बनाई गई। उसी के तहत आदरणीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तराखंड में भी जो हमारे आईएएस ऑफिसर हैं, जिनकी प्रथम नियुक्ति जिस स्थान पर भी हुई है, वहां पर उस कार्य क्षेत्र में वो किसी गांव को गोद लेकर के उसके विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। वहां पर हर प्रकार से विकास की किरणें पहुंचे, विकास की ओर वो गांव आगे बढ़े, इसको लेकर के योजना बनाई गई है। निश्चित रूप से ये प्रदेश के विकास के लिए और आम आदमी विकास की यात्रा में सहभागी बने और हर अधिकारी उस यात्रा में सहभागी बने, इसको लेकर के बहुत महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश के विकास के लिए होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक फरमान जारी किया अधिकारियों को कि जो उनकी पहली पोस्टिंग होगी उस गांव को गोद लें। बहुत अच्छी पहल है अगर आप गांव को गोद लेते हैं और वहां का डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन कांग्रेस पूछना चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जो गांव गोद ले रखे हैं, उनका क्या हुआ? सिर्फ गोद लेना कोई समस्या का समाधान नहीं है। गोद तो आप लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे समस्याओं का समाधान भी होना। जो गांव आपने गोद लिए हैं, वहाँ बिजली की क्या स्थिति है, पानी की क्या है, वहाँ स्कूलों की क्या स्थिति है, वहाँ हॉस्पिटल है कि नहीं है, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, आवागमन की क्या वहाँ पे सुविधा है, क्या लोग वहाँ के जीवन यापन सही तरह से कर रहे हैं? गोद ले रहे हैं और गाँव को छोड़ दे रहे हैं। गाँव को मुड़ के देख भी नहीं रहे लोग, सिर्फ अपने गोद लेने की घोषणा कर रहे हैं, अखबारों में, समाचार पत्रों में ये प्रकाशित करवा रहे हैं, उसके बाद पूछने वाला कोई नहीं है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की समिति बैठक की गई। बैठक में अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने आपदा प्रबंधन से संबंधित किए जाने वाले कार्यों की व्यवहारिकता और आवश्यकता की जानकारी देते हुए सचिव आपदा प्रबंधन को आपदा प्रबंधन से संबंधित फंड को समय से जारी करने के निर्देश भी दिए। आपदा प्रबंधन कार्यों में तकनीकी समिति का सहयोग जरूरी है।
मानसून से पहले देहरादून की नदी नालों से कूड़ा कटकर निकालने का अभियान जारी कर दिया गया है। अभी तक नदियों से 60 मीट्रिक टन प्लास्टिक निकाला गया। मानसून से पहले नदी नालों की साफ सफाई कर दी जाएगी ताकि जलभराव की समस्या का लोगों को सामना न करना पड़े। संबंधित विभागों को समय से काम पूरा करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। देखिए, नगर निगम कई दिन पहले से जो आगामी मानसून आने वाला है इसके लिए हमने पहले से ही कमर कस ली थी और इसके तहत हमने नदियों की सफाई और वो हमारी जारी है। 16,000 मीट्रिक हमारा जो टन कूड़ा हम नदियों से निकाल चुके हैं और अभी भी उसमें काफ़ी हद तक गाद कीचड़ वगैरह है, तो उनको भी हम जल्दी निकालने वाले हैं। इसके अलावा जो नालियां हैं उनकी सफाई हमारे जो नाला गैंग है वो उसमें लगा है। छोटी बॉबकट जो मशीन है, जेसीबी मशीन है, इनके माध्यम से भी हम नदियों में कचरा वचरा सब निकाल रहे हैं ताकि जो फ्लो है वो घरों के अंदर ना जाए, पानी जो है उसे थोड़ा सा गहरा हो जाए। और नालियों को भी हम उसमें थोड़ा सा और गहरी करने पे भी कहीं पे हम ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे नाली गहरी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर पानी जो है वो नालियों से बह के निकल जाएगा। खबर पौड़ी से है, जहां प्रदेश में कोरोना के मरीज मिलने पर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी तमाम व्यवस्थाएं करने के साथ स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी अलर्ट किया गया है। बाजारों में जबरदस्त भीड़ और धार्मिक आयोजनों में भी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि एसओपी जारी की गई है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोविड के हमारे यहाँ कुछ केस आए और हमने एसओपी जारी कर दी है। किसी को घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं अभी से, लेकिन फिर भी हमने सारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी हॉस्पिटलों की एक एसओपी जारी कर चुके हैं। लक्सर के बाकरपुर में अध्यक्ष चित्र कुमार सैनी के नेतृत्व में सेना के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा में देशभक्ति गीत और सैनिकों की जयकारों के नारे भी गूंजे। चित्र कुमार सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की सेना के हाथों में हमारा देश सुरक्षित है। तो सेना के सम्मान में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। प्रकार की किसी घटना को, आतंकी घटना को अंजाम दिया गया तो भारतीय सेना उस नक्शे से उसे मिटाने का काम करेगी जिस नक्शे में वो 3947 से जन्म लिया था। क्योंकि जिस चीज का जन्म होगा वो मिटेगी और भारत तो अजन्मा है। ये तो सनातन संस्कृति पूर्व काल से चली आ रही है। भारत तो अजर है, अमर है, किंतु पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ था और जिस चीज का जन्म होता है उसका अंत निश्चित है। तो एक ना एक दिन भारत के हाथों ही पाकिस्तान नष्ट होगा। विधानसभा लक्सर के निरंजनपुर मंडल में ये सैनिकों के सम्मान में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई है, जो भिक्कमपुर से शुरू हुई थी और यहाँ खानपुर ब्रह्मपुर में इसका समापन हो रहा है। जगह जगह इतने लोगों ने मतलब सम्मान किया, प्रत्येक गांव में कम से कम 200-250 लोगों ने सम्मान किया पूरी यात्रा का। और इसमें युवाओं में जोश खरोश था कि वो आपने देखा होगा कि कितना जोश खरोश के साथ में हजारों लोग चल रहे थे ये, और सबने जय जयकार की है और भारतीय सेना जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। आगे बढ़ते हैं, जहां रेडिको खेतान कंपनी की प्रीमियम विस्की त्रिकाल पर उत्तराखंड में भी विरोध के सुर तेज हो गए हैं। तो हरिद्वार में संत समाज ने तीखा विरोध करते हुए कहा कि त्रिकाल सनातन धर्म से जुड़ा एक पवित्र शब्द है जिसे शराब के साथ जोड़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तीर्थ पुरोहित ने इस ब्रांड पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग भी की है। तो वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर तीखा हमला किया। रिपोर्ट देखिए। त्रिकाल विस्की पर देवभूमि में संत नाराज। कांग्रेस बोली बीजेपी राज में आस्था पर आघात। संतों ने बताया सनातन का अपमान। बीजेपी कांग्रेस में सियासी घमासान।
शराब निर्माता कंपनी रैडिको खेतान ने हाल ही में प्रीमियम विस्की त्रिकाल लॉन्च की है, जिस पर उत्तराखंड में संत समाज ने मोर्चा खोल दिया है। संतों का कहना है कि त्रिकाल शब्द सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक पवित्र और आध्यात्मिक अर्थ लिए हुए शब्द है, जिसे शराब जैसे उत्पाद के साथ जोड़ना पूरी तरह से गलत है। संतों ने कहा कि मां गंगा और बद्री केदार की भूमि उत्तराखंड वासियों की भावनाएं इस शराब के नाम से बुरी तरह से आहत हुई हैं। अखंड परशुराम अखाड़ा और तीर्थ पुरोहितों ने तीखा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि ये हिंदू धर्म की आस्था का अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संत समाज ने भारत सरकार से इस ब्रांड पर तत्काल बैन लगाने और कंपनी से इस ब्रांड का नाम बदलने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर कंपनी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ये जो त्रिकाल इन्होंने शराब बनाई है, इसका ब्रांड नाम रखा है, इसे हटा दीजिए, क्योंकि ये चीज हमारे कहीं ना कहीं युवक बच्चों के मन में भी आक्रोश पैदा होगा। ये चीज बननी नहीं चाहिए। हमारे संस्कार और संस्कृति से खिलवाड़ ना करें। ये भारत सरकार से निवेदन है, तत्काल इसके ऊपर बैन लगाए, इसका नाम चेंज हो। कोई भी अपनी मर्जी से हमारे इष्ट देवता का नाम, हमारे पूर्वजों का नाम रख लेता, ये बंद होना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है कि रेडिको खेतान जैसी बड़ी कंपनी के लोग इस प्रकार धार्मिक हिंदू धर्म से रिलेटेड नामों को, अपनी शराब कंपनी को, शराब प्रोडक्टों को अपना नाम देकर, धार्मिक नाम देकर अगर शराब बिक्री का प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत आक्रोश कर देने वाला है। कम से कम उन लोगों को सोचना चाहिए कि इस भारत में रहकर भी, और आप भारत के उन लोगों में शामिल हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका रखते हैं। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से हिंदू धर्म के पवित्र नाम पर शराब का ब्रांड पेश किया जा रहा है, उससे बीजेपी के सनातन प्रेम के धूम की बोल खुल गई है। जबकि बीजेपी का कहना है कि किसी को भी सनातन का अपमान करने नहीं दिया जाएगा और इस मामले में जिस स्तर से कदम उठाना है वो उठाया जाएगा। त्रिकाल विस्की लेकर भाजपा आई है, हमारे संतों ने विरोध किया है। और मैं समझता हूँ भाजपा संस्कार, चरित्र और चेहरा जनता के बीच में उसका जो नकाब है वो उतरता जा रहा है। त्रिकाल का मतलब क्या है, इस देवभूमि में सब लोग जानते हैं। त्रिकाल तो हमारे देवों के देव के साथ जुड़ा है, तीनों लोग के स्वामी के साथ जुड़ा है, और अब त्रिकाल विस्की लेके भाजपा आई है। मैं समझता हूँ बड़ा अपमानजनक, और सनातन धर्म का भी अपमान है, हमारे देवों का भी अपमान है, हमारी देवभूमि का भी अपमान भाजपा कर रही है। इस तरह से किसी का निजी कंपनी का अपना मामला है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इस नाम को रखने में न तो सरकार का कोई योगदान है, न पार्टी का कोई योगदान है। और अगर इससे किसी की भावनाएं आहत होती है तो निश्चित रूप से सरकार उसका संज्ञान लेगी। त्रिकाल शब्द के साथ ही त्रिकाल शराब की बोतल पर लगा चित्र भी काफी अपमानजनक है। शराब की बोतल के कवर पर लगा चित्र बेहद सफाई से बनाया गया है, लेकिन इसे पहली नजर में देखकर ही समझ आ रहा है कि इसे बनाने वालों की मंशा क्या है, और इसी पर संत समाज आक्रोशित है। वहीं कांग्रेस इस पर बीजेपी को ये कहते हुए घेर रही है कि हमेशा सनातन करने वाली बीजेपी के राज में ऐसे ब्रांड को अनुमति कैसे मिल रही है, और इस पर बीजेपी मौन क्यों है। अब देखना होगा कि इस मामले में सरकार के स्तर पर कोई कदम उठाया जाता है या ये मामला और तूल पकड़ता है। हरिद्वार से सचिन सैनी, देहरादून से दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आगे बढ़ेंगे, बात नैनीताल की करेंगे, जहां नैनीताल से चोरी हुई बाइकों के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चोरी की 9 बाइकों के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने गिरफ्तारी टीम को 2500 रुपए इनाम की घोषणा की है। तो वहीं एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने कहा कि मल्ली ताल कोतवाली में बाइक चोरी होने की शिकायत की गई थी। पुलिस ने मामलों में अज्ञात के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है, जिसके बाद कोतवाली से टीम का गठन कर मामले में जांच शुरू कर दी गई। टीम ने सीसीटीवी की मदद से संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया है, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। कुछ मुखबिरों की सूचना के आधार पर कुछ संदिग्ध लोग जो है पुलिस के राडार पर आए। मल्लीताल पुलिस ने कंटिन्यूस इन लोगों का पीछा किया। इसमें 2 लोग जो हैं वो हमने गिरफ्तार किए हैं। इनके कब्जे से टोटल 9 बाइकें बरामद हुई हैं। 4 मल्लीताल क्षेत्र की, 5 अलग बाइकें इन्होंने रामनगर और बाजपुर और अलग तराई क्षेत्र से उठाई है। उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बारे में FIR लिखी गई है या क्या मामला है।
इसके साथ ही ये जो दोनों अभियुक्त इनमें से एक नैनीताल का रहने वाला है, एक भाजपा का रहने वाला है। तो ये लोग नीचे के क्षेत्र से और पहाड़ी क्षेत्र दोनों जगह से इस तरीके की घटनाएं करते थे। ये जो मल्लीताल पुलिस ने शानदार काम किया है, इसके लिए टीम को मेरी तरफ से 2,500 रुपये का इनाम दिया गया है। साथ ही लोग कहाँ बाइक बेचने वाले थे, उनके साथ में कौन लोग जुड़े हुए हैं, उनके बारे में पुलिस अपनी जाँच कर रही है। उधम सिंह नगर के लखेड़ा थाना पुलिस ने मृतक के नाम पर फाइनेंस कराकर खरीदी की जेसीबी मामले में नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। केला खेड़ा में बीमे की रकम हड़पने के लिए मृत व्यक्ति को जिंदा दिखाकर जेसीबी मशीन खरीदी गई, तो वही आरोप है कि मृतक सलीम के नाम फर्जी दस्तावेज के आधार पर जेसीबी फाइनेंस कराई गई थी। इस आधार पर मशीन का करीब 29 लाख का इंश्योरेंस भी लिया था। केला खेड़ा पुलिस ने नामजद आरोपी रिजवान अलवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसमें कल एक व्यक्ति द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें कुछ व्यक्ति द्वारा ये बताया कि ये ऐसा काम किया गया है कि एक जेसीबी मशीन है वो ली गई है और वो एक मृत व्यक्ति है जिसके नाम पर वो जेसीबी मशीन ली गई है। इसमें पुलिस द्वारा जब सारे डॉक्यूमेंट चेक किए गए तो ये पाया गया कि जो जेसीबी मशीन ली गई है वो मृत व्यक्ति के नाम पर ली गई है और व्यक्ति की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और जेसीबी मशीन जो खरीदी गई है वो बाद में खरीदी गई है। इसमें पुलिस ने और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करे तो ये पाया गया कि जो मृत व्यक्ति है उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो फोर्ज है और जो डॉक्यूमेंट हमने कलेक्ट किए हैं तो उसमें और भी चीज़ें पाई गई कि जो फोर्ज डॉक्यूमेंट लगाकर इसमें जो फाइनेंस कंपनी है उस फाइनेंस कंपनी को भी उसके साथ फोर्जरी करी गई और लगभग 29 लाख का जो पेमेंट थी, जो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो पेमेंट की है तो वो इनके द्वारा इनके अकाउंट्स में गई है। तो इस द्वारा पुलिस को कार्रवाई करते हुए तो इसमें जो मेन मुख्य अभियुक्त था रिजवान अलवी, उसे गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्त हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। खबर रानीखेत से है, जहां सेना के नरसिंह मैदान में KRC T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच एडम बटालियन के RC रिकॉर्ड के बीच खेला गया, जिसमें एडम के खिलाड़ियों ने 243 रन बनाकर रिकॉर्ड को 244 रन बनाने की चुनौती दे दी, लेकिन रिकॉर्ड टीम मात्र 176 रन बनाकर ही सिमट गई। एडम की टीम 68 रनों से विजेता रही। KRC कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय यादव ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की। विजेता टीम को चेक और ट्रॉफी भी इस दौरान दी। जैसा कि आप जानते हैं T20 प्रतियोगिता कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर हर 3 महीने में कराती रहती है और इस बार भी बड़े जोश के साथ रानीखेत के आसपास की टीमों ने भाग लिया। ऑलमोस्ट 12 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करी और फाइनल बड़ा रोमांचक रहा, जिसमें जीत जो है एडम बटालियन कमांडर की रही। साथ में ये भी देखने योग्य है कि ऑलमोस्ट 1700 जो सिविल प्लेयर्स हैं वो इस पे टर्फ पिच पे उनको खेलने का मौका मिला। ये हमारे लिए ज़्यादा अचीवमेंट की बात। हरिद्वार में जिला पंचायत बोर्ड की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ सभी पंचायत सदस्य मौजूद रहे। बैठक में ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई तो और कई अहम प्रस्तावों पर भी इस दौरान मुहर लगी। तो जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी किरण ने बताया कि पिछली बैठक में 80 करोड़ का बजट पारित किया गया था, जबकि इस बार कई नई विकास योजनाओं को हरी झंडी मिली है। विशेष रूप से तालाबों की सफाई और उनके संरक्षण को इस बार प्राथमिकता दी गई है। चर्चा पर बात होकर आगे इस जनपद को, जो गांव के एरिया है, उसे डेवलपमेंट कैसे अच्छे तरीके से करे जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम किस तरीके से दी जाए, हर एक बिंदु पर बात हुई। जो समस्या गांव में आज की तारीख में आ रही है, तालाब पानी से लबालब भर रहे हुए हैं। जो हमारा तालाब का वाटर लेवल है वो हमेशा घटता जा रहा है। उसके लिए भी अब जिला पंचायत उस काम को अगले 1 साल में बहुत तरीके से अंजाम दे देंगे। जितने भी हमारे तालाब है वे जो उनके अंदर कूड़ा कचरा पॉलीथीन इस सब जम गए और पानी अंदर नहीं जा रहा है, जब उनकी सफाई होगी पानी भी अंदर जाएगा। हल्द्वानी में वट सावित्री पर्व पर उपवास कर विवाहित महिलाओं ने अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना की। तो वहीं आपको बता दें कि जेठ माह की अमावस्या तिथि के दिन जीवन साथी की दीर्घ आयु की कामना के लिए सावित्री और वट वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता के अनुसार वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था और इस दिन से वट वृक्ष की पूजा का विधान है। हल्द्वानी में महिलाओं में इस व्रत और पूजन को लेकर खास उत्सव देखा गया। सबसे पहले मैं माता रानी के चरणों में शीश झुका के नमन करना चाहूँगी, क्योंकि ये हम सभी सुहागनों के लिए
बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन होता है। ये एक त्योहार की तरह होता है। आज वट अमावस होती है, इसकी एक कथा भी है छोटी सी, वट सावित्री की। वट के पेड़ के लिए जो सत्यवान थे वो सावित्री से उनका विवाह कैसे हुआ और कैसे सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा करी, उस व्याख्यान के लिए ये व्रत को रखा जाता है। और ये कुमाऊनी जो हमारा कल्चर है उत्तराखंड का, उससे रिलेटेड ये व्रत है। ये लेने के लिए सब लेते हैं क्योंकि ये सुहाग का व्रत है। हम आज सभी लेडीज़ें जितनी भी सुहागिन होती हैं वो सब अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत को रखती हैं और पूरा अभी तक हम निर्जला व्रत रखते हैं। जिस तरीके से अपने पति के प्राणों को यमराज से छीन के दोबारा से उसको जीवन दान दिया, तो वही हमारे लिए भी आदर्श बनता है। और हम भी अपने पति के लिए सेम चीज़ चाहते हैं कि जैसे हमारा वट पक्ष है, इसी की तरह हमारा सुहाग भी अडिग रहे और हमारा सुहाग हमेशा बना रहे। वट पक्ष के नीचे कलावा लपेटते हैं, 7 बार संकल्प लेते हैं और सत्यवान सावित्री की कथा करते हैं, जिन्होंने कि अपने पति को लौटा दिया था, यमराज के मुंह से भी लौटा दिया था। इसलिए महिलाएं अखंड सौभाग्य इसके लिए, अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को करती हैं, जिससे कि वो हमेशा सौभाग्यवती रहें, उनको पति को लंबी और स्वस्थ आयु मिले। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।